कहानी उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की है। ये शहर हमेशा की तरह अपनी रफ्तार में था, लेकिन उस रात हवा में कुछ ऐसा था जो कानों से नहीं, एहसासों से सुना जा सकता था। सन्नाटे की चादर ओढ़े मऊ की गलियों में अचानक एक खबर तैरने लगी। कहीं एक हाथ मिला है, कहीं एक पैर, और कहीं एक सिर काटाधर। लोग कहते हैं ऐसा दृश्य फिल्मों में अच्छा लगता है, हकीकत में नहीं। मगर हकीकत उस रात किसी फिल्म से भी ज्यादा डरावनी थी। ये सिर्फ एक हत्या नहीं, एक ऐसी कहानी थी जिसे सुनते ही आपकी धड़कनें धीमी हो जाएंगी। तो क्या था पूरा मामला? आखिर वो लड़की कौन थी और किसने इतनी हैवानियत की कि उसकी कहानी उसके शरीर की तरह टुकड़ों में मिल रही थी? चलिए जानते हैं इस खौफनाक हत्याकांड की पूरी कहानी विस्तार से इस वीडियो में। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं विवेक कुमार। क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले से चिरैया कोट जाने वाली सड़क पर स्थित है एक गांव सलाहाबाद। इस गांव के सवेरे वैसे ही खिलते थे जैसे किसी पुराने किस्से की शुरुआत। सराय लखनसी थाने के अंतर्गत आने वाला ये गांव मऊ जिले की चिरैया कोट जाने वाली सड़क से सटा था। खेतों की हरियाली के बीच मिट्टी की सौंधी खुशबू घेरे एक छोटा सा घर था, श्रद्धानंद उपाध्याय का। श्रद्धानंद की दुनिया उनकी पत्नी सुमन, बेटा विशाल और दो बेटियां कमल और कशिश के इर्द गिर्द घूमती थी। खेती बाड़ी के साथ कस्बे में उनकी जूते चप्पलों की दुकान थी और यही दुकान धीरे धीरे विशाल का भविष्य बनने लगी। जैसे जैसे विशाल बड़ा हुआ, पिता के साथ दुकान पर बैठने लगा। उसने ग्राहकों को पहचानना, बात करने का ढंग और मोलभाव की बारीकियां सीख ली। जब श्रद्धानंद को यकीन हो गया कि बेटा अब दुकान संभाल सकता है, तो उन्होंने उसे पूरी तरह उसकी जिम्मेदारी सौंप दी और स्वयं खेती में मन लगाने लगे। तीनों बच्चों की पढ़ाई लिखाई में भी उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। बीए पूरा करते ही कमल ने नौकरी की तलाश शुरू कर दी ताकि घर की आमदनी बढ़ सके। मेहनत रंग लाई और उसे मऊ शहर की एक मोटरसाइकिल एजेंसी में नौकरी मिल गई। कमल खूबसूरत, आत्मविश्वासी और समझदार थी। घर से बाहर निकलते वक्त बहुत सी निगाहें उस पर ठहरती, कुछ खुले तौर पर, कुछ छिपे हुए इरादों के साथ। एजेंसी में भी कई युवक उस पर बारी बारी से नजरें गड़ाए रहते, लेकिन कमल ने कभी इन चीजों को अपने मन या काम पर हावी नहीं होने दिया। वो हर दिन समय से ड्यूटी पर जाती और अपना काम पूरे मन से करती। उसकी नौकरी से घर में रौनक बढ़ गई थी। खर्चे आसानी से निकलने लगे और भविष्य के सपने भी आकार लेने लगे। इसी बीच कशिश भी जवान हो रही थी, इसलिए श्रद्धानंद के मन में सबसे बड़ा काम यही था, कमल के हाथ जल्द से जल्द पीले करना ताकि बाद में कशिश का विवाह भी समय पर कर सके। कमल की नौकरी लगने के बाद उपाध्याय परिवार में खुशहाली बढ़ चुकी थी। इसी बीच श्रद्धानंद अपनी बड़ी बेटी के लिए अच्छा लड़का ढूंढने में जुट गए थे। घर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, कम से कम बाहर से देखने पर तो यही लगता था। लेकिन किसे पता था कि किस्मत अंदर ही अंदर कौन सी चाल बुन रही है। इससे पहले कि कमल की शादी कहीं तय होती, एक दिन ऐसा तूफान आ गया जिसने पूरे परिवार की सांसें रोक दी। न जाने किस बात ने कमल के दिल में कैसी गांठ डाली कि उसने अपने ही घर में अपनी जान दे दी। उसकी मौत आज भी एक रहस्य है, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब किसी को नहीं मिला। यह घटना 2 साल पुरानी थी। उस समय कशिश बीए पास कर चुकी थी। वो भी कमल की तरह खूबसूरत थी, लेकिन स्वभाव से कुछ ज्यादा खुली खुली, हंसमुख और चंचल। बहन की मौत के बाद कशिश ने उसी मोटरसाइकिल एजेंसी में नौकरी शुरू कर दी जहां कमल काम करती थी। शायद बहन की यादों के सहारे खुद को मजबूत रखने के लिए, या शायद घर के हालात संभालने के लिए। नौकरी के दौरान कई लड़कों और सहकर्मियों से उसकी जान पहचान बढ़ी। ये किसी भी कामकाजी लड़के या लड़की के लिए सामान्य बात थी, पर हर किसी की सोच एक सी नहीं होती। मोहल्ले के कुछ लोगों ने उसकी दोस्तियों को गलत नजरिए से देखना शुरू कर दिया। बातें बनाई, फुसफुसाहटें फैलने लगी और आखिरकार ये सब विशाल के कानों तक पहुंचा। भाई होने के नाते विशाल ने कशिश को समझाया, जमाना अच्छा नहीं है, थोड़ा संभल कर चला करो। लेकिन कशिश अपनी ही दुनिया में थी, अपने ढंग से जीने वाली। उसने दोस्तों से मिलना नहीं छोड़ा। जब विशाल ने देखा कि समझाने से बात नहीं बन रही, तो उसने उसे नौकरी छोड़ देने के लिए कहा, पर कशिश ने मना कर दिया। इधर मोहल्ले में लोग तरह तरह की बातें करते रहे। किसी की हंसी में तंज था, किसी की फुसफुसाहट में शक, और इन बातों का बोझ धीरे धीरे विशाल पर बढ़ता गया। वो बहन को बार बार समझाता,
पर हर बार नाकाम लौट आता। कशिश न नौकरी छोड़ने को तैयार थी, न अपने दोस्तों से दूरी बनाने को। उसकी यही आदतें अब विशाल को दिन ब दिन परेशान करती जा रही थी। श्रद्धानंद के घर पर मानो दुखों का साया स्थायी रूप से मंडरा गया था। कमल के जाने का दर्द अभी पूरी तरह शांत भी नहीं हुआ था कि 6 महीने पहले समाज में हो रही बेइज्जती से आहत होकर विशाल ने जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जिस बेटे पर घर की उम्मीदें टिकी थी, उसकी अचानक मौत ने श्रद्धानंद और सुमन के दिल को भीतर तक चीर दिया। बेटी के गम से वे जैसे तैसे उबर पाए थे, मगर जवान बेटे को खो देना, ये गम उन्हें भीतर ही भीतर खोखला कर गया। इधर कशिश भी जानती थी कि विशाल की मौत के पीछे असली वजह वही थी, उसका बेकाबू स्वभाव, समाज में फैलती बातें और वो सब कुछ जिसने उसके भाई को मानसिक रूप से तोड़ दिया था। पर इस सच्चाई का एहसास होने के बावजूद कशिश न संभली न बदली, बल्कि वो और भी ज्यादा बेलगाम हो गई, जैसे दर्द से बचने के लिए उसने खुद को और तेज हवाओं में झोंक दिया हो। इसी दौरान उसकी जिंदगी में आया दीपक गुप्ता, एजेंसी में उसके साथ काम करने वाला, बलिया जिले के बेलथरा कस्बे का रहने वाला युवक। दीपक इस वक्त मऊ शहर के काजी ढोला मोहल्ले में किराए पर रहता था। दोनों का साथ रोज बढ़ा और धीरे धीरे ये साथ प्यार में बदल गया। दीपक भी कशिश को दिल से चाहता था और उसने उससे शादी करने का वादा भी किया। प्यार की गर्मी में दोनों ने समाज की हर हद पार कर ली थी। इतना ही नहीं, उन्होंने चुपचाप कोर्ट मैरिज भी कर ली। लेकिन इस शादी की खबर दोनों ने अपने अपने घर वालों से पूरी तरह छिपाए रखी, शायद डर से, शायद सही समय का इंतजार करते हुए। शादी के बाद दीपक ने शहादतपुरा स्थित जनार्दन सिंह के मकान में एक कमरा किराए पर ले लिया। वहीं कभी कभी कशिश भी रुक जाती। धीरे धीरे दीपक का कशिश के घर आना जाना भी बढ़ने लगा। पर हर मां की तरह सुमन भी अपनी बेटी की आंखों का हाल पढ़ना जानती थी। दीपक के बार बार आने से उसे शक होने लगा कि कशिश और दीपक के बीच कोई गहरा रिश्ता जरूर है। उनकी जिंदगी पहले ही 2 गहरे घाव झेल चुकी थी। कमल और विशाल, दोनों जवान बच्चे खुद को खत्म कर चुके थे। घर में अब सिर्फ कशिश ही थी, वही एक सहारा, वही एक डर। श्रद्धानंद और सुमन जानते थे कि जरा सी डांट या रोक टोक भी कहीं उसे एक गलत कदम उठाने पर मजबूर न कर दे। इसलिए वे सब कुछ जानते हुए भी चुप रहे। मां की ये मजबूर चुप्पी कशिश के लिए किसी इजाजत जैसी बन गई। उसका साहस और बढ़ गया। अब वो खुलेआम दीपक के कमरे पर रहने लगी। दीपक भी उन्हें अच्छा लड़का लगा था, नम्र, शांत और देखभाल करने वाला। श्रद्धानंद और सुमन ने सोचा कि शायद अब कशिश की जिंदगी संभल जाएगी और इस बार उनकी बेटी खुश रह सकेगी। कुछ समय तक कशिश और दीपक हंसी खुशी साथ रहे, मानो इतने दुखों के बाद अब जिंदगी ने उन्हें थोड़ा सुकून देना शुरू कर दिया हो। लेकिन यह सुकून ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाया। 13 मार्च 2015 की सुबह एक खौफनाक खबर ने पूरे जिले को हिला दिया। कोपागंज थाना पुलिस को सूचना मिली कि डांडी पुल के नीचे किसी इंसान की 2 टांगे और 1 हाथ पड़े हैं। पुलिस मौके पर पहुंची। देखते ही साफ हो गया, ये किसी महिला के अंग थे। किसी ने बेरहमी से हत्या की थी और शरीर के हिस्सों को अलग अलग फेंकने की कोशिश की थी। पुलिस को शक था कि बाकी शरीर भी कहीं आसपास ही होगा। उन्होंने झाड़ियों, खेतों और आसपास की नालियों में खोजबीन की, लेकिन कोई और अंग नहीं मिला। जांच के दौरान वहीं पास से पुलिस को एक मोबाइल फोन और विशाल मेगा मार्ट का शॉपिंग बैग भी मिला। दोनों चीजें संदिग्ध थी, इसलिए पुलिस ने उन्हें अपने कब्जे में ले लिया। इसी बीच थानाध्यक्ष को दूसरी सूचना मिली। सराय लखनसी थाना क्षेत्र के बहुआ गोदाम के पास एक लड़की का कटा हुआ सिर मिला है और मऊ कोतवाली क्षेत्र में रेलवे स्टेशन के पीछे झाड़ियों में एक महिला का कंधे से कूल्हे तक का पूरा धड़ पड़ा था। 3 अलग अलग जगहों पर मिले अंगों ने साफ कर दिया, जिला एक ऐसी वारदात से सामना कर रहा था जिसे देखकर पुलिस भी सन्न थी। कोपागंज थाना प्रभारी ने घटना स्थलों का बारीकी से निरीक्षण किया। कटे हुए अंगों की अवस्था देखकर वो सहज ही समझ गए कि सराय लखनसी और मऊ कोतवाली क्षेत्र में मिले हिस्से भी उसी लड़की के होंगे, जिसके हाथ पैर उन्होंने डांडी पुल के नीचे बरामद किए थे। एक ही दिन 3 जगहों से एक ही लड़की के अंग मिलने की खबर आग की तरह फैल गई। पूरे क्षेत्र में सनसनी मच गई। लोग दहशत में थे, पुलिस सतर्क थी और हर कोई ये जानने को बेचैन कि आखिर वो लड़की कौन थी और उसके साथ इतनी हैवानियत क्यों की गई। एसपी अनिल कुमार सिन्हा, एएसपी सुनील कुमार सिन्हा और सीओ अशोक कुमार यादव स्वयं मौके पर पहुंचे। तीनों स्थानों का मुआयना कर उन्होंने टीमों को अलग अलग दिशा में जांच शुरू करने के निर्देश दिए। सभी अंग इकट्ठा करके एक तिरपाल में रखे गए ताकि लाश की शिनाख्त कराई जा सके।
लेकिन वहां मौजूद किसी भी व्यक्ति ने उस लड़की को पहचानने से इनकार कर दिया। उसकी उम्र लगभग 20-22 साल आकी गई, यानी अपने जीवन के सबसे कोमल पड़ाव पर पहुंची एक युवती। पुलिस को घटनास्थल से एक पिट्ठू बैग भी मिला था। तीनों चीजें, मोबाइल फोन, शॉपिंग बैग और पिट्ठू बैग, अब इस रहस्य को खोलने की चाबी थी। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद पुलिस ने सबसे पहले उस शॉपिंग बैग के निशान पर काम शुरू किया। बैग पर शहादतपुरा के एक शोरूम का पता दर्ज था। पुलिस शोरूम पहुंची और स्टाफ को मृतका की तस्वीर दिखाई। काउंटर पर बैठे एक युवक ने तस्वीर देखते ही कहा, ये लड़की तो कल ही यहां से सामान खरीद कर गई थी। सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर लड़की की छवि कैमरे में कैद मिली। वो सहज, सामान्य अंदाज में शॉपिंग करती दिख रही थी। इससे इतना तो साफ हो गया कि वो विशाल मेगा मार्ट में मौजूद थी। लेकिन वो थी कौन, किसकी बेटी, किसकी बहन और किसकी दुश्मन, ये अभी भी एक रहस्य था। अब पुलिस ने अगला कदम उठाया, मौके पर मिले मोबाइल फोन की गहराई से जांच। मोबाइल की जांच आगे बढ़ते ही पहला बड़ा सुराग हाथ लगा। फोन में लगी सिम कशिश पुत्री श्रद्धानंद उपाध्याय, निवासी सलाहाबाद गांव के नाम से खरीदी गई थी। ये खबर मिलते ही पुलिस का शक गहरा गया। फौरन एक टीम सलाहाबाद की ओर रवाना कर दी गई। जब पुलिस श्रद्धानंद के घर पहुंची, सुमन और श्रद्धानंद दोनों घर में थे। दरवाजे पर खड़े वर्दीधारियों को देखकर दोनों घबरा गए। पुलिस ने सीधा सवाल किया, आपकी बेटी कशिश कहाँ है? सुमन ने तुरंत जवाब दिया, साहब, वो अपनी सहेली के जन्मदिन पर गई है। लेकिन आप उससे क्यों पूछ रहे हैं? शक और बेचैनी श्रद्धानंद के चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने भी पूछा, कोई बात हुई है क्या? पुलिसकर्मी ने गहरी सांस लेकर कहा, हमें एक युवती की लाश मिली है। उसके पास एक मोबाइल मिला था। उसी नंबर से हम यहां पहुंचे हैं। आप अपनी बेटी को फोन मिलाकर देखिए। श्रद्धानंद के हाथ कांप गए। उन्होंने मोबाइल उठाया और कशिश का नंबर डायल किया। पहली बार स्विच्ड ऑफ, दूसरी बार स्विच्ड ऑफ, तीसरी, चौथी, पांचवी बार, हर बार वही आवाज, साहब, उसका नंबर तो लग ही नहीं रहा। श्रद्धानंद का चेहरा उतर गया। पुलिसकर्मियों ने एक दूसरे की ओर देखा। अब शक लगभग यकीन में बदल चुका था। एक अधिकारी ने धीमे स्वर में कहा, आप हमारे साथ थाने चलिए। वहां मिले फोटो और सामान देख लीजिए, शायद पहचान हो जाए। श्रद्धानंद और सुमन की आंखों में डर, आशंका और दहशत एक साथ उतर आए, जैसे किसी अनहोनी की आहट घर की दहलीज पर खड़ी हो। श्रद्धानंद और सुमन पुलिस के साथ थाने पहुंचे तो उनके कदम जैसे लड़खड़ा रहे थे। थाना प्रभारी ने मेज पर रखे बरामद मोबाइल, पिट्ठू बैग और कटे हुए अंगों की तस्वीरें उनके सामने रखी। जैसे ही तस्वीरों पर उनकी नजर पड़ी, दोनों की चीख एक साथ निकल गई। दर्द, सदमा और अविश्वास से भरी हुई चीख। थाने का कमरा उनके रोने से गूंज उठा। सुमन बेकाबू होकर तस्वीरों को पकड़ती हुई बोली, यही मेरी कशिश है। शिनाख्त पूरी हो चुकी थी। कशिश अब सिर्फ तस्वीरों में थी, कटी फटी, पहचान से परे। कुछ देर बाद जब वे थोड़े संभले तो थाना प्रभारी ने पूछा, कशिश घर से कब निकली थी? श्रद्धानंद ने भारी आवाज में बताया, वो 12 मार्च 2015 की शाम को सहेली के बर्थडे में जाने की बात कहकर निकली थी। 2 दिन बाद आने को कहा था। सुमन ने भी रोते हुए बताया, साहब, वो शहादतपुरा में दीपक के साथ रहती थी, कभी कभी घर आती थी। दीपक का नाम सुनते ही पुलिस चौकन्नी हो गई। फौरन एक टीम शहादतपुरा के किराए के कमरे पर पहुंची, लेकिन कमरा खाली था। कुछ पूछताछ में पता चला कि दीपक टीवीएस की एजेंसी मिर्जा हाजीपुरा में मौजूद है। पुलिस वहां पहुंची और उसे थाने ले आई। थाने पहुंचते ही दीपक का चेहरा उतर गया। उसकी घबराहट उसकी हर सांस में साफ दिख रही थी। कड़ाई से पूछताछ शुरू हुई। कशिश कहाँ है? आखिरी बार तुम दोनों कब मिले? तुम उसके साथ थे या नहीं? कुछ ही देर में दीपक टूट गया। उसने सब मान लिया। कशिश की हत्या उसी ने की थी। फिर वो बोला, मैं सब बताता हूं साहब। और उसके बाद उसने जो कहानी सुनाई, वो किसी भी इंसान की रूह हिला देने के लिए काफी थी। प्यार, शक, झगड़ा, हत्या और फिर आरी से एक एक अंग काटकर लाश को 3 अलग अलग जगह फेंकने का खौफनाक सच। दीपक और कशिश कोर्ट मैरिज कर चुके थे। दोनों कमाते थे, इसलिए पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी। उनके पास रहने के लिए कमरा, साथ बिताने के लिए समय, सब कुछ था। लेकिन इसी बीच एक ऐसी घटना घटी जिसने उनके रिश्ते में जहर भर दिया, और यही मनमुटाव धीरे धीरे मौत की वजह बन गया। दीपक और कशिश एक ही मोटरसाइकिल एजेंसी में साथ काम करते थे। काम एक जैसा, समय एक जैसा,
दोनों का साथ भी उसी के कारण मजबूत बना रहता था। लेकिन कुछ ही महीनों बाद दीपक को दूसरी टीवीएस एजेंसी से अधिक तनख्वाह पर नौकरी का प्रस्ताव मिला। परिवार की जिम्मेदारियों और भविष्य को देखते हुए उसने ये ऑफर स्वीकार कर लिया और पहली नौकरी छोड़ दी। अब दोनों की दिनचर्या एक दूसरे से अलग हो गई। समय बदलने से साथ में बिताए पल भी कम हो गए। और फिर इसी दरार से एक तीसरा शख्स उनकी जिंदगी में आ गया, विशाल उपाध्याय। विशाल DCS के डिग्री कॉलेज का छात्र नेता था, लंबा, दबंग और अपनी धौंस जमाने वाला। कशिश जिस एजेंसी में काम करती थी उसमें विशाल का एक करीबी दोस्त नौकरी करता था। विशाल अक्सर अपने दोस्त से मिलने वहां आता और इसी दौरान उसकी मुलाकात कशिश से हुई। कुछ मुलाकातें, कुछ मुस्कानें। धीरे धीरे ये मुलाकातें आकर्षण में बदली और फिर प्यार के नाम पर एक नए रिश्ते ने जन्म ले लिया। कशिश का झुकाव तेजी से विशाल की ओर बढ़ने लगा। दीपक समझ नहीं पा रहा था कि उसकी पत्नी के व्यवहार में अचानक इतना बदलाव क्यों आया। पर जब सच्चाई सामने आई कि उसकी पत्नी किसी और के साथ घूमने लगी है तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। दीपक ने कशिश को समझाया, मनाया और रिश्ते को बचाने की कोशिश की। लेकिन कशिश अब दीपक से मुंह मोड़ चुकी थी। उसका मन और समय दोनों विशाल के कब्जे में आ गए थे। उधर विशाल दबंग किस्म का लड़का था। उसकी धमक इलाके में जानी जाती थी। दीपक ने सोचा इससे भिड़ने में कोई भलाई नहीं, इसलिए वो चुप हो गया, खुद को पीछे कर लिया। लेकिन उसकी ये मजबूर चुप्पी कशिश के लिए आजादी बन गई। अब वो और खुलकर विशाल के साथ घूमने, खाने पीने और मौज मस्ती करने लगी। कहते हैं जब किसी युवती का कदम एक बार भटक जाए तो उसे सही राह पर लौटाना बेहद मुश्किल हो जाता है। कशिश भी अब उसी मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां न रिश्ते मायने रखते थे न वादे। विशाल से जिस तेजी से उसका रिश्ता बना था उसी तेजी से वो उससे ऊब भी गई और फिर उसने तीसरा प्रेमी तलाश लिया। ये देखकर विशाल भौचक्का रह गया। जिस लड़की के लिए वो दीपक से लड़ाई मुबाहिसे की हद तक जाने को तैयार था, वही लड़की अब किसी और की बाहों में थी। जबकि सच ये था कि कशिश दीपक की पत्नी थी और उसके हर गलत कदम का दाग समाज दीपक के माथे पर लगा रहा था। दीपक के समझाने बुझाने का उस पर पहले ही कोई असर नहीं था। जब दीपक ने सख्ती से रोकने की कोशिश की तो कशिश नाराज होकर अपने मायके चली गई। वहां से वो नौकरी करने जाती और नौकरी खत्म होते ही अपने नए प्रेमी के साथ शहर में घूमने निकल पड़ती। दीपक के दोस्तों और जानकारों ने ये सब उसकी आंखों से ओझल नहीं होने दिया। उसे खबर मिलती रहती कि उसकी पत्नी किसके साथ कहां मौज कर रही है। पत्नी के इस आचरण से दीपक की इज्जत मिट्टी में मिल रही थी। लोग उसकी ओर उंगली उठाने लगे थे। बीवी काबू में नहीं है, कहीं भी घूमती फिरती है। अंततः दीपक के मन में एक ही ख्याल पनपने लगा, इस औरत से छुटकारा पाना ही बेहतर है। उधर विशाल भी आहत था। कशिश ने उसे भी धोखा दिया था और अब वो भी उसे सबक सिखाना चाहता था। दीपक ने मौका पाकर विशाल से बात की। दीपक ने कहा, वो सिर्फ तुम्हें नहीं मुझे भी बर्बाद कर चुकी है। विशाल के भीतर का गुस्सा फिर भड़क उठा। जो करनी है साथ में करेंगे, उसने हामी भर दी। दोनों की नफरत एक ही दिशा में मुड़ चुकी थी। कशिश को रास्ते से हटाने की योजना बन गई। 12 मार्च 2015 की रात दीपक ने फोन कर कशिश को बहाने से कमरे पर बुलाया। उसने मनुहार की, प्यार दिखाया, जैसे सब ठीक हो गया हो। कशिश, जो पहले ही मनमौजी स्वभाव की थी, मान गई और देर शाम दीपक के कमरे पर पहुंच गई। कमरे में पहले से विशाल भी मौजूद था, लेकिन कशिश को इसका एहसास नहीं हुआ। रात करीब 11 बजे तीनों ने साथ खाना खाया। कशिश को लगा कि पति का गुस्सा शांत हो गया है, रिश्ते में सुधार आ जाएगा। लेकिन जैसे ही वो बिस्तर पर लेटी, दीपक का चेहरा कठोर हो गया। अचानक वो कशिश के ऊपर झपटा और दोनों हाथों से उसका गला दबा दिया। कशिश तड़पने लगी, हाथ पैर मारने लगी, लेकिन विशाल ने उसके पैर कसकर पकड़ लिए। कुछ ही मिनटों में उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गई। कमरे में फैले सन्नाटे में सिर्फ एक चीज साफ थी, कशिश अब जिंदा नहीं थी। हत्या के बाद दीपक और विशाल के सामने सबसे बड़ा सवाल था, लाश को कहाँ और कैसे ठिकाने लगाया जाए। कमरे के एक कोने में लकड़ी काटने वाली आरी पड़ी थी। देखते ही दोनों की आंखें एक दूसरे से मिली और फैसला हो गया। रात की खामोशी में उन्होंने कशिश की निर्जीव देह को खींचकर फर्श पर लिटाया। आरी की धातु ठंडी थी, पर उनके इरादे उससे भी ठंडे। सबसे पहले उन्होंने जांग के ऊपर से दोनों टांगे काट डाली, फिर सिर अलग किया और आखिर में दोनों बाहें। टुकड़ों में बटी देह को उन्होंने एक पिट्ठू बैग में भरा। खून से सने हाथ, डर
और हैवानियत से भरे चेहरे। लेकिन अब वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था। रात के अंधेरे में मोटरसाइकिल से वे निकल पड़े। शहर के अलग अलग सुनसान इलाकों में जाकर एक एक हिस्से को फेंकते गए। कशिश का मोबाइल फोन भी उन्होंने बंद कर दिया और डांडी पुल के पास उसी जगह फेंक दिया जहां उसकी टांगे और बाहें फेंकी गई थी, ताकि पुलिस को लगे कि किसी बाहरी ने यह वारदात की है। लाश ठिकाने लगाने के बाद दोनों को लगा अब कोई उन्हें पकड़ नहीं सकेगा। सबूत नहीं बचा, लाश नहीं बचेगी और मामला कभी खुल नहीं पाएगा। लेकिन अपराध जितना बड़ा होता है उसकी परतें उतनी ही जल्दी खुलती है। पुलिस की लगातार खोजबीन, सबूतों की कड़ियां और सबसे बढ़कर उनकी घबराहट सबने सच्चाई सामने ला दी। दीपक और विशाल दोनों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। और जब यह कहानी लिखी जा रही थी, पुलिस अभी भी इस नृशंस हत्याकांड की तफ्तीश में जुटी हुई थी कि और कौन कौन इस खूनी खेल में शामिल था, या कोई और राज अभी बाकी है क्या। कशिश की दर्दनाक मौत ने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया। जिस लड़की का सपना था अपनी मेहनत से जीवन बनाने का, वही प्रेम, भ्रम, अविश्वास और स्वार्थ की चपेट में आकर हैवानियत का शिकार हो गई। दीपक और विशाल ने जिस निर्दयता से कशिश की हत्या कर उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े किए, वो केवल एक अपराध नहीं था, वो मानवता के हर सिद्धांत का अपमान था। लेकिन सच की अपनी ताकत होती है। कड़ियों को जोड़ती पुलिस, बरामद सामान और अपराधियों की घबराहट, इन सब ने आखिरकार पूरे मामले को उजागर कर दिया। दीपक और विशाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया और कानून ने अपना रास्ता पकड़ लिया। कशिश अब इस दुनिया में नहीं रही, पर उसकी मृत्यु ने एक कड़वा सबक छोड़ दिया कि धोखे, अविश्वास और प्रतिशोध के रास्ते हमेशा विनाश की ओर ही जाते हैं। और अपराध चाहे कितना भी सोच समझकर किया जाए, कानून की पकड़ से कोई नहीं बच सकता। कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। ये समाज के लिए एक चेतावनी बनकर रह जाती है कि रिश्तों में ईमानदारी, विश्वास और संवाद की कमी कभी कभी ऐसे भयानक अंजाम तक ले जा सकती है जहां सब कुछ खो जाता है, जीवन भी और इंसानियत भी। आज की कहानी बस यही तक। अब बारी कमेंट पढ़ने की है। ममता सिन्हा मैम ने कमेंट किया है, जैसे अक्षय की पत्नी ने समझदारी से किनारा कर लिया, वैसे ही अगर रवि भी समय रहते अलग हो जाता तो शायद आज जिंदा होता। किसी को भी जबरदस्ती किसी रिश्ते में नहीं रखा जा सकता। मैम सही कहा, किसी रिश्ते में जबरदस्ती नहीं हो सकती। समय पर दूरी बना लेना कई बार जिंदगी बचा लेता है। दुख की बात है कि रवि को ऐसा कदम उठाने का मौका या हिम्मत नहीं मिली। उम्मीद है कि ऐसी घटनाओं से लोग सीख ले सकें और अपनी सुरक्षा व मानसिक शांति को प्राथमिकता दें। मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। मीरा राय मैम ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। श्रेया वसानी जी ने कमेंट किया है, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून श्रेया जी, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। रीता छेत्री मैम ने कमेंट किया है, दोस्ती के नाम पर कलंक है ये टिंकू और सैफ अली अपने प्यार पर भरोसा नहीं कर पाया, ऐसे प्यार पर लानत है। मैम, हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं। हो सकता है टिंकू और सैफ अली से कहीं न कहीं गलती हुई हो, लेकिन इतनी कड़वाहट से कुछ ठीक नहीं होता। मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। संजना मुखर्जी मैम ने कमेंट किया है, मालती ही गलत थी, जिसने कुणाल को प्रोवोक किया रिलेशनशिप बनाने के लिए उसे सजा मिलना चाहिए। मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। रोशनी मेहरा जी ने कमेंट किया है, हेलो विवेक भाई, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सिस्टर, आपके सपोर्ट के लिए दिल से धन्यवाद। माला कुमारी राय जी ने कमेंट किया है, बहुत ही दुखद घटना है। मैम, आपके सपोर्ट के लिए दिल से धन्यवाद। जमुना अटलूरी जी ने कमेंट किया है, रिंकल धोखेबाज है, उसने अपने पति के साथ विश्वासघात किया, दोनों मिलकर रवि की जान ही ले ली, ऊपर वाला कभी माफ नहीं करेंगे। जमुना अटलूरी फ्रॉम मुंबई, सर सच कहा, ऐसी बातें सुनकर दुख होता है। किसी भी रिश्ते में धोखा और दर्द बहुत भारी महसूस होता है। सर, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। नाहिद खान जी ने कमेंट किया है, हाय विवेक, इट्स स्ट्रेंज हाउ पीपल who are living a good life suddenly go off track and even become ready to kill each other. It's quite puzzling. Ma'am, it really is. Sometimes people have hidden struggles or unresolved conflicts that we don't see from the outside. Life can take unexpected turns, and when emotions or pressures build up, things can spiral quickly. It's scary how fast situations can change. Ma'am, thank you very much for your support. स्मितल जी ने कमेंट किया है, मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। बेबो खान जी ने कमेंट किया है, इनको प्यार के आगे कुछ नहीं दिखता। मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। प्रीति कुमारी जी ने कमेंट किया है, मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद।
श्याम बहादुर गुप्ता सर ने कमेंट किया है, बुरे काम का बुरा नतीजा ही होता है। सुशील के साथ जो हुआ वो ठीक ही हुआ। किसी लड़की को ब्लैकमेल करना और उसकी जिंदगी बर्बाद करना कहाँ सही है, लेकिन इसका दूसरा रास्ता भी था। वो पुलिस में सुशील के खिलाफ रेप और ब्लैकमेल का केस दर्ज करा सकती थी। ऐसा करने से उसे उसके किए की सजा मिल जाती और उसकी अपनी जिंदगी भी बर्बाद नहीं होती। सर, आपकी बात सही है, गलत काम का नतीजा आखिरकार गलत ही होता है। सुशील ने जो किया उसकी सजा मिलना जरूरी था, लेकिन किसी की जिंदगी बर्बाद करना समाधान नहीं होता। अगर वो सीधे कानून का सहारा लेती तो चीजें शायद और साफ तरीके से उसके पक्ष में होती और उसकी खुद की जिंदगी भी सुरक्षित रहती। गलत के खिलाफ खड़े होना जरूरी है, लेकिन सही तरीके से, ताकि न्याय भी मिले और भविष्य भी सुरक्षित रहे। सर, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। रेणु देवी जी ने कमेंट किया है, नमस्ते विवेक सर, मैं रेणु देवी। क्या तनु प्रिया राहुल का केस का कातिलों को सजाए मिला है कि नहीं? नमस्ते मैम, अभी केस चल रहा है। मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। राहुल जयकर जी ने कमेंट किया है, फर्स्ट लाइक, कमेंट, व्यू विवेक जी। सर, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। करिश्मा मौर्य जी ने कमेंट किया है, मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। डॉली डबास जी ने कमेंट किया है, सोनम नाम से बच के रहना पड़ेगा अब से। मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। रिंकी देवी जी ने कमेंट किया है, तनु प्रिया का वीडियो हम शुरू से देखे हैं। मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। शफीकुल हसन जी ने कमेंट किया है, गुड नरेशन। सर, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। समीर जी ने कमेंट किया है, हेलो सर, हाउ आर यू? सर, आई एम डूइंग वेल, थैंक यू फॉर आस्किंग। हाउ आर यू टुडे? सर, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। प्रतिमा आर्यल जी ने कमेंट किया है, मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। आफताब आलम जी ने कमेंट किया है, सुघरान चुड़ैल जैसी दिख रही है। सर, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। दीपिका सिंह जी ने कमेंट किया है, सो सैड टू हियर अबाउट दिस। मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। शशिकला बालागम जी ने कमेंट किया है, पेरेंट्स के अगेंस्ट जाना गलत है, इन दिस केस फादर इज राइट। मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। मेरे कुछ भाई और बहन ऐसे भी हैं जो डेली के लिसनर हैं, हर वीडियो को देखते हैं और कमेंट करते हैं, जैसे समीनाज जी, गणेश सौद जी, सत्यनारायण लहरे जी, अलग जोत सिंह जी, विवेक कुमार जी, जहीर डॉन जी, सनी भंडारी जी, विनोद राजपूत जी, ओलिवर मचाड़ो जी, सनी भंडारी जी, गणपत सिन्हा भाटी जी, आशु लस्कर जी, जफर खान जी और सभी भाई बहनों को शुक्रिया जो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करते हैं। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। मैं आप लोगों के लिए रोज नए वीडियो लाता रहूंगा। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।